चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, धन निष्कासन का सिद्धांत। देखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के तहत हम लोग ये सब क्वेश्चन जरूर मतलब पढ़ के जाएंगे, जिससे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। एक वाणिज्यिक कृषि से आप क्या समझते हैं, वह चैप्टर हमने करवा दिया था। और धन निष्कासन का सिद्धांत, जो किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों का दोहरा शोषण किया है, उसको आज हम लोग समझेंगे। और जो औपनिवेशिक चरण में जो आपका अभी तक का जो चरण चला है, 3 चरण के माध्यम से उन्होंने औपनिवेशिक चरण में भारतीयों का शोषण किया था। तो सबसे पहले वाणिज्यिक चरण में बताया था हमने, फिर उसने औद्योगिक चरण में उन्होंने शोषण किया, और फिर तीसरा था पूंजी लगाकर, वित्तीय पूंजी लगा करके फिर उन्होंने शोषण किया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत मेन रूप से सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक किताब लिखा गया था, उसमें इसकी जिक्र की गई थी। और यह 1867 के आसपास की घटना है, जब भारतीयों को पता चला कि अंग्रेज किस प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में धन निष्कासन का सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए। हेडिंग है धन निष्कासन का सिद्धांत, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो भूमिका में देखिए हमने क्या लिखा है, धन निष्कासन से तात्पर्य भारत द्वारा ब्रिटेन को भेजा गया उस धन से है जिसके बदले भारत को कुछ भी लाभ नहीं मिला। जो धन यहां से गया वो वहीं रह गया, उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में भारत की बढ़ती हुई निर्धनता के कीमत पर ब्रिटेन द्वारा खुद को संपन्न बनाने के लिए भारत के संसाधनों एवं धन का निरंतर लूट या एक तरफा हस्तांतरण किया गया। अंग्रेज लोग भारतीय धन को लूट करके कहां पहुंचा रहे थे, इंग्लैंड पहुंचा रहे थे। उसके बदले भारत को कुछ भी हाथ नहीं लगा, और इसी प्रक्रिया को हम लोग धन निष्कासन कहते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत कमोबेश 1757 ईस्वी से ही प्लासी के मैदान में जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया या हारा, उसके बाद से ही शुरू हो गई। साम्राज्य विस्तार के साथ ही धन निष्कासन की प्रक्रिया भी तीव्र होती गई। जो जो ब्रिटिश का साम्राज्य बढ़ता गया, अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ता गया, त्यों त्यों उसका शोषण की नीतियां भी बढ़ती गई और शोषण भी बढ़ता गया। ऐसे धन निष्कासन की प्रक्रिया को ब्रिटिश इतिहासकार निवेश की संज्ञा देते हैं। जब भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार इसको धन निष्कासन की प्रक्रिया मानते हैं, लूट की प्रक्रिया बताते हैं, वहीं अंग्रेजी इतिहासकार इसको क्या बोलते हैं कि यह लूट की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह क्या है कि निवेश की प्रक्रिया है, कि अंग्रेज लोग भारत में निवेश कर रहे थे और उसी का लाभ ले जा रहे थे वहां। ठीक है, तो अंग्रेज इतिहासकार कभी लूट के मानने को तैयार नहीं है कि हमने भारतीयों को लूटा है। वो बोलते हैं कि यह निवेश की प्रक्रिया है, जब ब्रिटिशर्स यहां पे आके निवेश करते थे और उसके मुनाफा को वहां ले जाते थे। इसका तात्पर्य अंग्रेजों द्वारा भारत में पूंजी लगाना नहीं था, बल्कि वास्तव में यह भारत से वसूले गए राजस्व द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीदारी करना था। हालांकि अंग्रेज इस प्रक्रिया को निवेश करते हैं। वास्तव में अंग्रेज जो टैक्स लेते थे, भूमि अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी पर था, जो 1765 के बाद इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी व्यवस्था जब अंग्रेजों के हाथ में गई, उसके बाद जो उन्होंने धन यहाँ पे टैक्स के रूप में लेना शुरू किया, तो टैक्स के पैसा से ही पहले क्या होता था, अंग्रेज जब कंपनी आती थी तो वो पैसा लाती थी, वहां सोना चांदी लेके आके यहाँ खरीद करके तब फिर ले जाती थी। अब क्या हुआ कि वो यही पैसा ले लेती थी टैक्स के रूप में भारतीयों से ही, और फिर उसका प्रोडक्ट सस्ते में औने पौने दाम पर ले लेती थी, और फिर वो कहां भेज देती थी, इंग्लैंड। ठीक है, और फिर वहां से प्रोडक्ट ला करके यहां भेज देती थी। यानी कच्चे माल को भी यहां सस्ते दाम पे खरीद करके, जैसे कपास हो गया, नील हो गया, ये सब ले जा करके कहां भेज देती थी, इंग्लैंड। और फिर वहां से तैयार माल ला करके उच्च दाम पर भारत में ही बेच देती थी। यानी उसको एक सस्ता कच्चा माल भी मिल गया टैक्स के रूप में, जो खरीदने का पैसा भी हो गया, और फिर यहां आके बेच भी लिया और उससे भी पैसा ले लिया। यानी भारतीयों का दोहरा शोषण यहां पे अंग्रेजों के द्वारा दोहरा तेहरा जो भी कर शोषण हो रहा। तो
तो यही प्रक्रिया क्या है? धन निष्कासन है। निष्कासन का स्वरूप राष्ट्रवादी जो इतिहासकार है वो क्या बोलते हैं? उसमें सबसे पहला नाम दादा भाई नौरोजी का जरूर लिखिएगा। सर्वप्रथम 1867 में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत को अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया। इंग्लैंड किस प्रकार से इंडिया को कर्जदार बना रहा है, इसी सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, द पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखा। उसमें विस्तृत व्याख्या किया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया। इन्होंने 1867-68 में भारत का जो प्रति व्यक्ति आय बताया है 20 रुपया प्रति वर्ष, यानी एक परिवार का सालाना इनकम अगर कह लो, एक परिवार में 5 सदस्य स्टैंडर्ड माने जाते हैं तो 20-25 100 रुपया, मतलब पूरे परिवार का इनकम 100 रुपया था पूरे साल का एक परिवार का इंडिया में 1867 में। यानी एक व्यक्ति साल का मात्र 20 रुपया कमा रहा उस समय, तो 20 रुपया का वैल्यू होगा, और अभी आज के डेट में वही 20,000 के बराबर होगा। आगे चल करके आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त भी इनको कहा जाता है, नाम है पूरा। आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत को व्याख्यायित किया है। तो आरसी दत्त को भी नहीं भूलेंगे, रमेश चंद्र दत्त को। अब बहुत सारी समितियां, संस्था थी, उन्होंने भी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। जैसे 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि अंग्रेज धन निष्कासन कर रहे हैं, भारत से अंग्रेज इंग्लैंड धन को भेज रहे हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी ने 1896 में स्वीकार किया। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अब आज 1901 में गोखले ने पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी 1900 जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उनके द्वारा भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था कि किस प्रकार से अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। फिर आगे चल करके महादेव गोविंद रनाडे ने भी एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी पुस्तक में धन निष्कासन का व्याख्या किया है। यानी इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो उस समय इतिहासकार या कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री जो अर्थ का विद्वान थे या अर्थविद थे, उनको जानकारी था अर्थशास्त्र का, उन्होंने अंग्रेजों के लूट को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, धन निष्कासन के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया है। अब देखिए अंग्रेजों के लूट किस किस प्रकार से हो रहा था। एक गृह शुल्क के नाम पे देखो, अंग्रेज जो था भारत सचिव को इंग्लैंड में नियुक्ति करता था, जो भारत के सर्वे सर्वा हुए, और वह बैठेंगे कहाँ? लंदन में। लेकिन उसका पैसा कहां से जाएगा? जो उसका सैलरी होगा भारत सचिव और उसके सदस्यों का, तो भारतीय खजाना से जाएगा। यानी वो आदमी होंगे इंग्लैंड के, पैसा देगा लेकिन भारत। तो इस प्रकार से भी वो गृह शुल्क के रूप में देखो यहाँ क्या, यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान धन के निष्कासन का महत्वपूर्ण अंग था। इससे तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर किया गया व्यय था, इसमें शामिल था। लंदन स्थित इंडिया हाउस के भरण पोषण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, जो इंडिया हाउस लंदन में था, कई बार पूछ सकता है कि इंडिया हाउस कहाँ? इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। वहां का जो खर्चा था वो भारतीय खजानों से जाता था, और आदमी सब वहां कहां का बैठा हुआ है? इंग्लैंड का। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों का वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विधि। अब भारत में जो प्रशासनिक इकाई है उसका पैसा भारत देगा, लेकिन वो वसूली कर करके कहां भेजेगा? इंग्लैंड में। मतलब सैलरी दे हम और इनकम जाएगा कहां? लंदन। भारतीय सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, जो ऋण दिया जाता था, जो वो लोग पूंजी निवेश करते थे, तो उनको भारी मात्रा में यहां से ब्याज दिया जाता था 500%। अब कोई 100 रुपया लगाया तो 5 गुना दिया गया, मतलब उसको लिमिट से, तभी तो वो पूंजी लगाएगा ना भारत जैसे देश में। तो बहुत ज्यादा ब्याज के रूप में जानबूझ करके वहां के लोगों को, वहां के व्यापारियों को, वहां के पूंजीपतियों को अमीर बनाने के लिए, जैसे बोल दिया कि अगर आप शेयर में भारतीय रेलवे में अगर 500 रुपया लगाइएगा तो वो 1 वर्ष में आपका 1000 हो जाएगा। तो क्यों नहीं दुगुना करने के लिए वो लोग पूंजी निवेश करेगा।
लेकिन इससे शोषण किसका होगा? तो भारतीयों का होगा। क्योंकि रेलवे के नाम पे भारतीयों को टैक्स बढ़ जाएगा, जो उसका जो रेलवे का खर्चा होगा वो टिकट भाड़े पर वसूली किया जाएगा। और वो इसलिए चूंकि वहां पूंजी किसका लग गया है? इंग्लैंड के पूंजीपति वर्ग का। चूंकि उसको ब्याज बहुत ज्यादा अंग्रेजी सरकार दे रही थी जानबूझकर, अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए, अपने उद्योगपतियों को पूंजीपति बनाने के लिए। ठीक है, रेल पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, वही चीज लिखा हुआ है। अब देखिए ये सब तो भारतीय मत है, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार बोलते हैं कि इस तरीका से अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया। अब विदेशी मत क्या कहता है? जो विदेशी इतिहासकार है वो इस बात पे क्या कहेंगे? इनके अनुसार यह धन ब्रिटेन से आई पूंजी एवं कर्मियों की सेवाओं के भुगतान का सूचक है। अब ये अलग अलाप जप रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि यह धन ब्रिटेन से आई पूंजी एवं कर्मियों की सेवाओं के भुगतान का सूचक है। यानी जो कर्मी यहां आके काम करते थे उसको वेतन दिया जाए। ब्रिटिश पूंजी को दिए गए ब्याज के बदले भारत का विकास हुआ। वो कहते हैं हम लोग पूंजी लगाए इसलिए भारत का विकास हुआ, इसीलिए उसके बदले में हम लोगों ने ब्याज लिया। गृह प्रभारों के बदले भारत को योग्य अधिकारी दिया एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा मिली। उनका तर्क है कि हमने एक योग्य अधिकारी दिया जिससे बाहरी अटैकर्स जो आक्रमणकारी थे आसपास के देश के, वो भारत पे अटैक नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका एक अपना तर्क है। उसके अनुसार कुल मिलाकर धन निष्कासन की प्रक्रिया ने भारत को लाभ पहुंचाया और आधुनिकीकरण जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्निफिकेशन है, वो करने में भारत का योगदान दिया। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो योगदान हुआ है, लेकिन योगदान विकास से ज्यादा उनका भी विकास हो गया। उसने रेलवे की व्यवस्था किया, संचार व्यवस्था किया, टेलीफोन लाया, तार लाया, तो ये सब का काम किया नो डाउट, लेकिन उसके बदले में बहुत ज्यादा उन्होंने यहाँ का आर्थिक शोषण भी किया और उससे फायदा सबसे ज्यादा वही उठा रहे थे। रेलवे इसीलिए कोई अटैक हुआ, कहीं क्रांति हुई, तुरंत आपस में तालमेल बैठा लिए, तुरंत फिर कच्चे माल का जो लूट हुआ या यहां से भेजा गया तो आसान हो गया। तो वो अपने लाभ के लिए ट्रेन, रेलवे या संचार की व्यवस्था किए थे, वो भारतीयों के लाभ के लिए नहीं किए थे। ये भी बात यहां सोचने लायक है। भारतीयों को फायदा तो इनडायरेक्ट रूप से मिल जाता था। अब ट्रेन बना तो केवल अंग्रेज तो चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यह भारत देश में है, तो उनका उद्देश्य कभी भारतीयों को लाभ पहुंचाना नहीं था। यह बात इतिहासकार समझ रहे हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य केवल और केवल किस प्रकार से जल्द भारत को खोखला कर दिया जाए, सोने की चिड़िया को किस प्रकार से सोना लूट करके कंगाल कर दिया जाए, यह उनका उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था। अब प्रभाव देखिए क्या है। अब इसके हम लोग प्रभाव को देखते हैं कि इसने क्या क्या प्रभावित किया, क्या प्रभाव छोड़ा, धन निष्कासन ने भारत में क्या प्रभाव छोड़ा। तो सबसे पहला भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया, यह खोखला कर दिया, यानी सब पैसा ले गया। भारत के निर्धनता एवं अकाल का कारण बना, भारत को गरीब बना दिया, अकाल आने लगा, भूखमरी लोगों के पास आने लगा, क्योंकि उसने वाणिज्यिक खेती करवाई। अब देखिए यहां पर जो विभिन्न मत है वो भी थोड़ा सा देखिए। नौरोजी, यह प्रक्रिया समस्त बुराइयों की जड़ है, अतः यह अनिष्टों का अनिष्ट है। भारतीय धन का लगभग 1/4 भाग देश के बाहर चला गया, 1/4 भाग कहां चला गया, इंग्लैंड चला गया। मार्क्स क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। जॉन सुलिवन जो कि अंग्रेज ही था, वो क्या बोलता है कि ये मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या बोला था, धन निष्कासन प्रणाली स्पंज प्रक्रिया के समान है। हमारी प्रणाली कुछ हद तक स्पंज तरह काम करती है, जो गंगा तट पर सभी अच्छी चीज को सोखकर टेम्स नदी के मुहाने पर निचोड़ देती है। आपको पता होगा कि टेम्स नदी लंदन जो है, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा है। यानी इनका कहने का अर्थ जो भी अच्छी चीज है, जो भी इकोनॉमी है, वो यहां से स्पंज की तरह सोखती है और वहां जाकर के निचोड़ देती है। तो इसका मतलब भारतीय धन कहां जा रहा है, लंदन जा रहा है। और यह बात अंग्रेज इतिहासकार खुद बोलते हैं। अंग्रेज के जो आपके यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अध्यक्ष थे मद्रास के, वो उन्होंने खुद किताब में लिखा कि हमारा सिस्टम कुछ इस तरीका से काम करता है। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, कोई ना कोई उजागर कर ही देता है।
यह बात बिल्कुल साबित हो गई कि अंग्रेज का मेन उद्देश्य यहां से शोषण करना ही था। इस प्रकार हम पाते हैं कि धन निष्कासन सिद्धांत ने किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला किया, जिसे कई अर्थशास्त्र के विद्वानों ने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से धन निष्कासन का सिद्धांत का आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जा चुका है, उससे आप जरूर परचेज करें और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ये सारे क्लास आपके एग्जाम के पर्पज से ही सारे वीडियो बनाए गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।